कोई नहीं है वीडियो यूट्यूब पे, फालतू सब अफवाहें, फर्जी बातें। बाद में, बाद में। अभी नहीं, पहले पढ़ाई करेंगे बेटा। लास्ट क्लास को लास्ट तो बनने दें अपन, सिलेबस ही बच जाएगा, फिर क्या मतलब निकले। फिर कल सुबह दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा तो है ना, कि अब तो जा ही नहीं रहे सर, क्या चक्कर है। मेरे को आती ही नहीं है बेटा बॉटनी। मैं उनमें से हूँ जो पौधा लगाने के बाद हर रोज उखाड़ के देखते हैं जड़ें आई कि नहीं आई। चलो पढ़ाई करते हैं हम लोग आगे, है ना। हाँ। पढ़ेंगे ना बेटा, यही तो पढ़ेंगे हम लोग। हाँ घर ले जाऊंगा मैं, along with the crown। अच्छा, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा बनाया है। क्राउन थोड़ा छोटा है सिर के अकॉर्डिंग, बाकी अच्छा है। चलो बात करते हैं आगे हम लोग। हमने लास्ट क्लास में मेथड पढ़ा था बैलेंसिंग का, सेकंड मेथड, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। और एक रिएक्शन भी हमने लिखी थी उसमें, Zn प्लस NO3 माइनस गिव्स Zn प्लस 2, और साथ में NH4 प्लस। बैलेंस किया था इसको हमने, और ये दोनों मेथड से बैलेंस हो सकती है हमने। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं किया था क्या, करा था ना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस हो सकता है ना। ये जीरो, यहां पर कितना है, +5 +2, और ये -3। जीरो से +2 में दो का इंक्रीमेंट, दो का डिक्रीमेंट, सॉरी इंक्रीमेंट। और नाइट्रोजन में +5 से -3 में 8 का डिक्रीमेंट। क्या करना रहेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2Zn प्लस NO3 माइनस, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, तो ठीक है, मतलब 4Zn+2 प्लस NH4 प्लस, है ना। अब चार्ज देख लें, इधर कितना है -1, उधर कितना है +9, है ना। तो हमें क्या करना रहेगा, OH माइनस जोड़ना है। तो इधर 10 OH माइनस ऐड कर देंगे, 10 OH माइनस ऐड कर देंगे तो 10 ऑक्सीजन उधर होगा, इधर कितने हैं 3, तो क्या कर देंगे 7H2 ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक और रिएक्शन दे दें तुमको जिसको हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है। ये तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर दी, इसको भी हमने लास्ट क्लास में हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस किया था, है ना। MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स I2, या इसको लिख देते हैं अपन MnO2 प्लस I2। इसको बैलेंस करो बेसिक मीडियम में, दोनों मेथड से बैलेंस करो, है ना। और सही गलत का तो पता लग ही जाएगा।
हो गई बैलेंस दोनों मेथड से। MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। इधर Mn प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयोडीन -1 में, Mn प्लस 4 में और I2 0 में। आयोडीन के एटम्स बैलेंस नहीं है, सबसे पहले उन्हें बैलेंस करना रहेगा, है ना। टोटल डिक्रीमेंट कितने का आ रहा है? 3 का, और इंक्रीमेंट 2 का आ रहा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 से। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6। तो 6 बनाने के लिए उधर 2 से, तो 2 MnO4 माइनस प्लस इधर 3 से किया है तो 6I माइनस, फिर इधर 2 MnO2 और इधर 3I2। चार्ज देखें, इधर -8 है क्या? उधर 0 है, तो इधर क्या कर देंगे? 8OH माइनस। ऑक्सीजन कितने हुए उधर? 8 + 8 16 है क्या? और इधर कितने? 8। तो क्या करना पड़ेगा? 4H2O जोड़ेंगे? नहीं, इधर 4 + 8 12 है, इधर कितने हैं? 8। तो कितने कम बढ़ रहे हैं? 4H2, और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया अपने आप से। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड से करके देखते हैं। MnO4 माइनस से MnO2 में, तो इधर +7 से +4 में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? 3 इलेक्ट्रॉन। और इधर बात कर लें I माइनस से I2 में, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए इसने। ठीक है, दोनों को बराबर करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 MnO4 माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना उधर, तो ये 6I माइनस गिव्स 2 MnO2 प्लस 3I2। ठीक है ना। और उसके बाद चार्ज देख लेंगे, -8 और उधर कितना है? 0, तो +8OH माइनस, और ऑक्सीजन के लिए इधर क्या कर देंगे? 4H2O ऐड कर देंगे। बैलेंस हुई। तो दोनों मेथड्स अपनी अपनी जगह हैं। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उसमें हो सकता है एरर के चांसेस हो, बट इसमें एरर के चांसेस नहीं है, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना। तो ये तो बैलेंसिंग कर लेंगे अब हम लोग, है ना। अच्छा, एक चीज और देखो, हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस किया जा सकता है ना। जरूरी नहीं है कि कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो, हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस किया जा सकता है। ये मिटा दें क्या? जैसे मान लो आपको दिया हुआ है Cr2O7-2, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Cr+3 में। तो ये तो केवल हाफ रिएक्शन है, इसको भी बैलेंस किया जा सकता है। कैसे? ये कितना है? +6, वो +3, इधर 2 लगा दिया हमने। बताओ, एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 कितने गेन करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हमने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज में काउंट होता है, बस ये ध्यान रख लेना, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर दिया आपने इलेक्ट्रॉन की मदद से। उसके बाद चार्ज बताओ टोटल एलएचएस में कितना है? -6 तो इसका और -2 इसका, टोटल कितना हुआ? -8, और इधर कितना है? +6। क्या करना पड़ेगा? एसिडिक मीडियम अगर है तो H+ लेंगे। H+ कितने? 14H+, तो इधर हमने 14H+ ऐड कर दी है, तो ये +14H+। ऑक्सीजन देखो, इधर कितने हैं? 7, उधर एक भी नहीं है, तो क्या किया हमने? 7H2O ऐड कर दिए, और हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया। तो सिंपली ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, और ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज में आएंगे ही आएंगे। तो हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। क्लियर है? उसके बाद हेडिंग नोट करो, बैलेंसिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। बैलेंसिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। बैलेंसिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए? जैसे आपको दिया गया हो रिएक्शन ले लेते हैं, P4 से PH3 और H2PO2 माइनस। कोशिश करो इसको बैलेंस करने की किसी भी मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगा लो या हाफ रिएक्शन मेथड लगा लो। अच्छा, रिएक्शन का मीडियम हमें गिवन होता है ना, या फिर हाफ रिएक्शन है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको H+ लिखा हुआ दिख जाएगा, मतलब एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। हमें खुद से नहीं पता लगता है मीडियम कौन सा है, गिवन होता है।
ये तो पता लग ही गया होगा आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो। आ रही है मुश्किल? इसमें एक पॉइंट डाल लें स्टार पॉइंट करके। While balancing disproportionation reaction, while balancing disproportionation reaction, write twice the species which is getting disproportionated. Write twice the species. While balancing disproportionation reaction, write twice, 2 times, है ना? The species which is getting disproportionated. But in the last, sometimes reaction becomes divisible by any integer. But divisible. Reaction becomes divisible by any integer. समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा हमने क्या लिख दिया है। जो भी स्पीशीज डिस्प्रोपोर्शनेट हो रही है उसको 2 बार लिखना है। 2 बार लिखने से क्या होगा, हमें पेयर मिल जाएगा। एक को ऑक्सीडेशन में ले लेंगे और दूसरे को रिडक्शन में। लेकिन ऐसा करने से हो सकता है लास्ट में पूरी रिएक्शन जो है वो 2 से 3 से 4 से किसी वैल्यू से डिविजिबल हो, तो हमें लास्ट में चेक करना होगा बिफोर गिविंग द रिजल्ट्स। ठीक है ना? जैसे यहां पर देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पर P4 को 2 बार लिख दिया क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे हैं तो बेटा यहां से यहां देखना है तो पहले 4 लगाना पड़ेगा। 4 फास्फोरस तो इधर भी 4। बताओ 0 से -3 में 3 का डिक्रीमेंट, 4 में कितने का डिक्रीमेंट आएगा, 12 का। और इधर से इधर देखना पड़ेगा तो यहां भी 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 फास्फोरस, यहां भी 4 फास्फोरस। 0 से 1 में 1 का इंक्रीमेंट तो 4 में 4 का इंक्रीमेंट। बताओ इधर 4 का इंक्रीमेंट इधर 12 का डिक्रीमेंट इक्वल नहीं है, क्या करना पड़ेगा, उधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये क्या मिलेगा, P4 प्लस 3P4 गिव्स 4PH3 एज इट इज रहेगा प्लस 12H2PO2 माइनस। ठीक है। अब उसके बाद मीडियम कोई सा भी ले लो, जैसे इसको अगर बेसिक मीडियम में सॉल्व करते हैं हम लोग तो इधर कितना आ जाएगा 4P4। पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लें अपन आराम से। तो 4P4 4PH3 12H2PO2 माइनस। समझ में आ रहा है कुछ? किससे डिविजिबल हो रही है, 4 से डिविजिबल हो रही है क्या? फिर भी एक स्टेप बढ़ाते हुए हम बाद में लिख देंगे कैंसल आउट करके, अपने क्या है समझ में आना चाहिए, वरना डाउट आ जाएगा सर ये डायरेक्ट कैसे किया अपन ने, है ना? तो अब जोड़ दिया अपन ने तो जुड़ सकते हैं ना, बैलेंस करना था ऑक्सीडेशन नंबर हमने कर दिया है। अब 4 से डिवाइड कर देंगे। P4 गिव्स PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। अब चार्ज बैलेंस कर दो, उधर 3 नेगेटिव चार्ज हैं तो इधर 3OH माइनस।
उधर ऑक्सीजन कितने 6, इधर कितने 3, तो इधर 3 कम पड़ रहे, 3H2। और हाइड्रोजन कितने हो गए 6 + 3 9, उधर 9 हो रहे हैं क्या, 3 और 6 9। दिस इज अ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। और इसी को अगर हाफ रिएक्शन मेथड से देखेंगे तो उससे भी हो जाएगा, पर उसमें भी ध्यान रखना है डिविजिबल तो आएगी रिएक्शन, है ना। एक बार हमने ले लिया P4 से PH3, और एक बार हमने ले लिया P4 से H2PO2 ये +1, 4 लगाने पड़ेंगे, यहां पर भी 4, ये -3 0 0। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 12 इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि इस रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये P4 एज इट इज रहेगा, 3P4, LHS में LHS, RHS में RHS ऐड करना है, 4PH3 और ये 12H2PO2 वैसी रिएक्शन आ गई। इसी को क्या लिख देंगे, 4P4 गिव्स 4PH3 प्लस 12H2PO2 हो गया क्या, 4 से डिवाइड कर देंगे, P4 gives PH3 प्लस 3H2PO2 और उसके बाद सिंपली चार्ज बैलेंस करना है, ये 3 OH- इधर ऐड कर दिए, 3 और उधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 3H2 ऐड कर दिया और हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया। तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में डिविजिबल आए, कुछ में आ सकती है, कुछ में नहीं आ सकता है ना, नोट कर लें। तो जो स्पीशीज डिस्प्रोपोर्शनेट हो रही है उसको 2 बार लिख देना है, उसके बाद पेयर बन जाएंगे, और लास्ट में रिएक्शन जो होगी उसको चेक करना है कि कहीं ये डिविजिबल बाय एनी इंटीजर तो नहीं है, और अगर है तो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट्स देने हैं। समझ लो, अगला क्वेश्चन आपको करना है ना। हाँ, जिसमें भी कहा जाए उसमें करेंगे बेटा, बेसिक में कहा जाएगा बेसिक में करेंगे, एसिडिक में कहा जाएगा एसिडिक में करेंगे। अगर इसको एसिडिक में बैलेंस करना होता तो इधर 3H+ ऐड कर देते, और डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ऑक्सीजन है फिर ऑक्सीजन पता लगता किधर जुड़ेंगे, इस तरफ जुड़ते शायद, है ना। मिटा दें क्या, इसको बैलेंस करके दिखाओ। Cl2 gives Cl- plus ClO3-, बेसिक मीडियम में अगेन, बेसिक मीडियम।
हो गया कितने 6 OH माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे और 3H2O राइट हैंड साइड पे, है ना। कैंसल आउट होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगी रिएक्शन, है ना। तो ये 2 बार लिख दिया हमने, 0 0 -1 और ये क्या है +5। तो एक बार यहां से यहां चेंज देख लिया जाए 2, और यहां पर भी 2 लगा दें, तो यहां से 2 का डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, और यहां पर 10 का इंक्रीमेंट दिख रहा है क्या। एक क्लोरीन में 5 का, तो 2 क्लोरीन में 10 का इंक्रीमेंट। कोई दिक्कत है यहां तक। उसके बाद क्या करना है, इधर 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, क्या मिलेगा 5Cl2 प्लस Cl2 गिव्स 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस। जोड़ दें, अब काम हो गया हमारा स्प्लिट करके, 6Cl2 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस। बताओ 2 से कैंसल आउट कर देंगे, क्या मिलेगा 3Cl2 5Cl माइनस और ClO3 माइनस। हो गया काम। चार्ज कितना है उधर -6, इधर क्या कर देंगे 6 OH माइनस ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन कितने इधर 6, वहां कितने 3, तो इधर 3H2O, और हाइड्रोजन विल बैलेंस बाय इटसेल्फ। ठीक है ना, आएगा समझ में। तो फिर एक और कर दो फटाफट से। एसिडिक मीडियम में, है ना, क्योंकि कहीं ऐसा हम कॉन्सेप्ट नहीं बना लें कि डिस्प्रोपोर्शनेशन को केवल बेसिक मीडियम में ही बैलेंस करना होता है। MnO4 - 2, MnO4 माइनस MnO2, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। हो गई बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में 4H प्लस और राइट हैंड साइड में 2H2O, है ना। सिंपल सा मेथड है, तो वैसे करना है, बस हमें तरीका पता लग गया कि अब हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन में पेयर बनाने के लिए डबल लिखना पड़ेगा, बस बाकी तो सारा मेथड वही है। MnO4 - 2 ये किसमें +6 में, +6 में, इधर कितना है +7 और इधर कितना है +4। तो एक बार 6 से 7 में 1 का इंक्रीमेंट, और एक बार 6 से 4 में 2 का डिक्रीमेंट। इधर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2MnO4 - 2 प्लस MnO4 - 2 गिव्स 2MnO4 माइनस प्लस MnO2। और क्या कैंसल आउट हो रहा है यहां पर, नहीं होगा। जोड़ तो देते हैं, फिर भी इधर लिख दें 3MnO4 - 2 गिव्स 2MnO4 माइनस प्लस MnO2। ठीक है। उसके बाद चार्ज देख लें, इधर कितना है -6 है और इधर कितना है -2 है, और मीडियम कौन सा है एसिडिक। तो इधर H प्लस जोड़े, कितने जोड़े बताओ 4H प्लस जोड़ दिए जाए, तो दोनों तरफ -2 चार्ज हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितने इधर 12 और इधर कितने 8 + 2 10, कितने कम बढ़ रहे हैं 2, 2H2O। हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है क्या, हो रहा है। ये बैलेंस रिएक्शन है ना। आगे बात समझ में।
ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। शायद तीसरी बार लिख रहे हैं हम लोग। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वही है, लेकिन इसका जो टाइप है वो बदल गया है। कैसे? जब आप एसिड बेस में पढ़ रहे थे तब भी इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स के जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइन टू प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। ए बी दो रिएक्टेंट हैं, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट ए के होंगे उतने ही कितने किसके होंगे, बी के, और उतने ही किसके प्रोड्यूस होंगे, सी के, और उतने ही किसके प्रोड्यूस होंगे, डी के। अब अगर मान लो एसिड बेस रिएक्शन है तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। बोलो। अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो एक ऑक्सीडेंट होगा, एक रिडक्टेंट होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिडक्टेंट। बोलो, बात वही है। लेकिन अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो रिएक्टेंट्स के सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर भी अगर ए ऑक्सीडेंट है और बी रिडक्टेंट है तो जितने इक्विवेलेंट ए के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट बी के होंगे, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। बस फर्क यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के फॉर्मूलाज वही है, सारी चीजें वही हैं, लेकिन चेंज किस में आया है, वैलेंसी फैक्टर निकालने के तरीके में। बाकी सारी चीजें वही हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, पढ़ा था अपन ने। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इसी को लिख सकते हैं अपन मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। समझ में आ गई बात? तो तीनों मेथड वही हैं। फिर बदला क्या है, वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला भी वही है, क्या, मोलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। लेकिन वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका एसिड बेस रिएक्शंस में अलग है और रिडॉक्स रिएक्शंस में अलग है, जो डिटेल में हम लोग देख चुके हैं कैसे वैलेंसी फैक्टर हमें निकालना है। तो सिंपली इतना सा है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लगा लेना होता है। जैसे अगर मान लो एक ऑक्सीडेंट है और दो रिडक्टेंट हैं, तो अकेले ऑक्सीडेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिडक्टेंट के टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल ए क्या है यहां पर, ऑक्सीडेंट, बी और सी क्या है यहां पर, रिडक्टेंट है। तो हमें क्या बोलना है यहां पर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सी, इस तरह से। पर होने क्या चाहिए, ऑक्सीडेंट के टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू रिडक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो अगर ये एक स्पीशीज है और ये दो हैं तो इसके टोटल और इसके अकेले के बराबर। सिमिलरली अगर ऑक्सीडेंट दो हुए तो दोनों का टोटल किसके बराबर होगा, रिडक्टेंट। दोनों दो दो हुए तो दोनों के टोटल ऑक्सीडेंट के इक्विवेलेंट्स दोनों के टोटल रिडक्टेंट के इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे। सिंपली इसी बेसिस पे है। बाकी सारा तरीका वही है जो हमने पहले सॉल्यूशन में लगाया या चाहे मोल कॉन्सेप्ट में अप्लाई किया, वही सारे मेथड्स हैं। सिंपली आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस किए थे ना अपन ने एसिड बेस में,
वहां पर क्या लिख रहे थे हम लोग, इस तरह से एसिड और बेस लिख देते हैं। इसके नीचे क्या लिखते हैं, वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी आ गई, और उसके बाद सीधा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। यहां पर भी वही करना है, वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना, अननोन वैल्यू सामने आ जाएगी। ठीक है ना, नोट कर ले फटाफट से इतनी चीज। वहां पर क्या लिख रहे थे, एसिड बेस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट आ जाए सिंपली, और बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी। लिख लिया। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनकी बात कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, है ना। या स्पेशल केसेस लिख लें बस। इसमें एक होता है फेरस ऑक्जेलेट। फेरस ऑक्जेलेट इज Fe(C2O4). और बेटा ये किस किस में होता है, Fe+2 और C2O4-2। तो जब भी ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, Fe+3 में चला जाता है, और C2O4-2 किस में चला जाता है, CO2 में। तो ये कार्बन किस में, यहां पर +3 में, +3 में उधर Fe है, और कार्बन यहां पर किस में होगा, +4 में। बताओ क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, कैटायन और एनायन दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। कैटायन +2 से +3 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अरे डोनेट किया ना। कार्बन +3 से ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो पूरे FeC2O4 मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने दिया, और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। तो बताओ टोटल 3 इलेक्ट्रॉन दिए क्या, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा, 3। तो फेरस ऑक्जेलेट का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, 3, क्योंकि उसमें कैटायन और एनायन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक होता है Cu2s। Cu2s में क्या होगा, Cu+ और S-2, है ना, 2 Cu हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Cu+2 में और SO2 में। आप बताएंगे इसमें वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा Cu2s का। 8 आएगा क्या। कॉपर ने 2 कॉपर है ना इधर, तो इधर भी 2 लगाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए गया। सल्फर -2 से किस में चला गया, +4 में, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 8।
और एक होता है आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, ये छोटा s है आर्सेनिक वाला, है ना। ये कन्वर्ट हो जाता है ASO4, अगेन छोटा s -3, और साथ में SO4-2। इसमें बताया वैलेंसी फैक्टर। ट्वेंटी एट 28। देखो s किसमें यहां पर -2, +3, +5, +6, तो 2 AS लगाने पड़ेंगे यहां पर, और 3 सल्फर लगाने पड़ेंगे। एक AS में 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है, 2 में 4 का इंक्रीमेंट आएगा, एक सल्फर में 8 का इंक्रीमेंट आ रहा है। कितने सल्फर है? 3। टोटल कितने का इंक्रीमेंट आया? 24 का इंक्रीमेंट। दोनों डोनेट ही कर रहे हैं, तो टोटल एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए? 28। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 28। तो ध्यान रख लेना अपने को, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कैटायन और एनायन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना। अच्छा, फेरस ऑक्सलेट को फेरिक ऑक्सलेट से कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फेरस ऑक्सलेट कौन सा है? Fe(C2O4), और फेरिक ऑक्सलेट कौन सा होता है? Fe2C2O4 होल थ्राइस। इसमें Fe किसमें? +3 में। Fe इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, कौन करता है? कार्बन। कार्बन कितने एटम्स है यहाँ पर? 6। एक कार्बन कितने डोनेट करता है? 1। तो 6 कार्बन कितने डोनेट करेंगे? 6। हम्म। हाँ, लिख लो इसको बेटा, है ना। वैलेंसी फैक्टर याद रखने इन तीनों कंपाउंड्स के, S2S3Cu2S। और यहां कंफ्यूज नहीं होना है फेरस ऑक्सलेट में और ये फेरिक ऑक्सलेट में। इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ, ऊपर वाले का 6 आएगा। वैलेंसी फैक्टर विल बी 6, क्योंकि किसमें कन्वर्ट होगा? CO2 में। तो वैलेंसी फैक्टर में आपको पता लगाना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल या पर आयन। अब ये तीनों मॉलिक्यूल्स हैं, और ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें कैटायन और एनायन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड पता लगाने हैं इन तीनों केसेस के लिए, याद रखना है। मिटा दें इनको। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? बताया हुआ है। N1 N2 divided by N1 plus N2 is the net valency factor, है ना, या इक्विवेलेंट वेट इन एज ऑक्सीडेंट प्लस इक्विवेलेंट वेट एज रिडक्टेंट।
सेपरेटली दोनों के वैलेंसी फैक्टर निकालो, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में N1 N2, और नेट वैलेंसी फैक्टर के लिए N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और उसके बाद में फिर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है। देखिए इधर, इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो जैसे मान लो हमने ले लिया वही एग्जांपल, P4 से PH3 और H2PO2 ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, -3, और ये कितना है +1। अब हमें P4 का, देखो तीन तरीके से सवाल किया जाता है, ध्यान से सुन लें। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 एज ऑक्सीडेंट, find the equivalent weight of P4 as reductant, and find the equivalent weight of P4 in disproportionation। तीन तरह से क्वेश्चन आएंगे, तीनों में आंसर अलग अलग होंगे, है ना। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाता है फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 एज ऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस होना चाहिए खुद। तो P4 से क्या चेंज लेना है आपको, PH3 ले लेना है। 4 फॉस्फोरस लगा देंगे, 0 -3, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए क्या, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 12। इक्विवेलेंट वेट, इसको वैलेंसी फैक्टर को मान लो हमने बोल दिया N1, और इक्विवेलेंट वेट एज ऑक्सीडेंट कितना आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 12। समझ में आ गई बात। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 एज रिडक्टेंट, तो हमें दूसरी रिएक्शन ले लेनी है यहां पर, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 एज रिडक्टेंट। रिडक्टेंट में कौन सी ले लेंगे, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, P4 से H2PO2 माइनस, ये +1 0, यहाँ पे 4 लगा देंगे, बताओ 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसका वैलेंसी फैक्टर दैट इज N2 कितना आ जाएगा 4। और अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें एज रिडक्टेंट तो क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 4, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। और तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाता है फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 इन डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो करना है पहला तरीका, तो फर्स्ट मेथड, इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट, दोनों को ऐड कर दो। तो ये कितना आ रहा है उधर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 12 प्लस मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 4। तो यहां क्या कर ले हम लोग, MW डिवाइडेड बाय, या जो भी है इसका एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर लेना। इधर क्या मिलेगा, MW प्लस 3MW डिवाइडेड बाय 12, और इसको 4, मतलब हम इसको बोल सकते हैं MW डिवाइडेड बाय 3, ऐसा मिल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, दैट इज नेट वैलेंसी फैक्टर। नेट वैलेंसी फैक्टर इज N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, कितना आ जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4, दैट इज 16, ऊपर सॉरी सॉरी 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4, तो ये 48 डिवाइडेड बाय 16 कितना मिलेगा 3। और अगर यहां पर हम इक्विवेलेंट वेट की बात कर दें इन डिस्प्रोपोर्शनेशन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नेट वैलेंसी फैक्टर, और बताओ क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3, सेम मिलेगा क्या। तो दोनों में से कोई भी मेथड काम में ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एज ऑक्सीडेंट या एज रिडक्टेंट या इन डिस्प्रोपोर्शनेशन। मोस्टली आपको या तो इस तरह से पूछा जाएगा या इस तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, और फिर भी पूछा जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, लिख लेंगे।
जो लोग लिख चुके हैं वो H2O2 का एज ऑक्सीडेंट, एज रिडक्टेंट एंड इन डिस्प्रोपोर्शनेशन इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। रिएक्शन पता है, H2O2 gives H2O plus O2 and it is a disproportionation reaction. H2O plus O2. H2O2 gives H2O plus O2. लिख लीजिएगा। H2O2 का समझ में आएगा। H2O2 की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, H2O2 gives H2O plus O2। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा मतलब -1 से -2 रिड्यूस हुआ। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो एक में दो, एक का डिक्रीमेंट आया, दो में दो का डिक्रीमेंट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। वैलेंसी फैक्टर N1 कितना आ गया? 2। और इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट 34 डिवाइडेड बाय 2 इज 17। एज रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा। और खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब -1 से 0 में इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया इसका? 2। molecular weight divided by 2, that is 17 will be the equivalent weight as reducing agent। और तीसरा, इन डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर निकालना है तो दो मेथड्स है हमारे पास। पहला मेथड कौन सा है? दोनों को ऐड कर दो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 17 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 34। और दूसरा मेथड क्या है? नेट वैलेंसी फैक्टर निकाल लो। नेट वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 दैट इज 2 into 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 1। बोलो भाई। कल से आनंद कुमार गुप्ता सर की क्लास के लिए केमिस्ट्री का मॉड्यूल नंबर 3 लेके आना है, ऑर्गेनिक, है ना। मॉड्यूल नंबर 3 लेके आना है कल ऑर्गेनिक के लिए। इनको बोल रहा हूँ ऑनलाइन वालों। हाँ, 2 है ना बेटा ऑक्सीजन? 2। H2O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 का पता लगाना पड़ेगा ना। तो -1 से 0 में 1 दिया ना, 2 ऑक्सीजन कितने देंगे? 2। हाँ, O2 है तभी तो। उधर उधर कितने भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें कौन सी स्पीशीज की बात करनी है? H2O2। इसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 2। 2 में चेंज 2 का आएगा, है ना। इधर वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? नेट 1।
N1 और N2 की दोनों की वैल्यूज कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, 4/4 कितना आ जाएगा 1, और इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 34। तो हमने बात ऐसे ही की थी कुछ जब सॉल्यूशन पढ़ा था कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इक्विवेलेंट वेट कितना है 17, एज रिड्यूसिंग एजेंट इक्विवेलेंट वेट कितना है 17, लेकिन इन डिसप्रोपोर्शनेशन इक्विवेलेंट वेट इज 34। ठीक है ना। वहां से केवल वहां कौन सा डायरेक्शन केवल कंसिडर किया गया था H2O2 से O2 बनने का, कि क्या थी डेफिनेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ की। हाँ, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से जितने लीटर ऑक्सीजन गैस मिलती है एसटीपी पर, दैट इज कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से 5 लीटर O2 मिलता है एसटीपी पे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या बोली जाएगी 5V, उसके ऊपर मार्क कर देंगे। अगर 1 लीटर H2O2 से 20 लीटर O2 मिलता है एसटीपी पे, तो 20V मार्क कर देंगे। ठीक है ना। इस तरह से बात की थी हमने। कोई डाउट इसमें किसी भी तरीके का? जब हम वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे होते हैं तब हम बैलेंस नहीं कर रहे होते हैं, है ना। और जब हम बैलेंस करते हैं तब हम वैलेंसी फैक्टर नहीं निकालते। तो यहां पर सिर्फ हमें क्या पता लगाना है, H2O2 से H2O में कितना चेंज आया। जो मेथड वैलेंसी फैक्टर निकालने का बैलेंसिंग के पहले सीखा था, वही मेथड अभी भी है। बैलेंसिंग अलग चीज है, बैलेंसिंग में टोटल पता लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर सिर्फ क्या पता लगाएंगे कि एक H2O2 मॉलिक्यूल से जब H2O में कन्वर्जन हुआ तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए या एक्सेप्ट किए, सिंपली ये पता लगाना है ना। और कोई डाउट? अच्छा, इसमें अब किसी भी तरह की रिएक्शन गिवन हो हमें, चाहे एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। और दोनों मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, दोनों मेथड्स इक्वल हैं, दोनों से लगने वाला टाइम लगभग बराबर ही है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। जिसको जो मेथड बढ़िया लगता है वो मेथड अप्लाई करें। हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा रिकमेंडेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोबारा करें, है ना। और अब की बार जो प्रॉब्लम्स पहले फेस कर रहे थे हम, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो हमारे क्लियर हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हम एन की वैल्यूज निकालने में फेस कर रहे थे, या कुछ रिएक्शंस ऐसी बन रही थी कि सर ये Cu प्लस से Cu बन रहा है और Cu+2 बन रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा एन की वैल्यू कितनी है। अब समझ में आएगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको 2 बार लिख देना है। 2 बार लिख के एक बार पता लग जाएगा कि एक का डिक्रीमेंट है और यहाँ एक का इंक्रीमेंट है। एन की वैल्यू कितनी है 1। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से चीजें पता लगेंगी तो ऑब्वियसली नॉन इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं या डेल्टा जी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो दोबारा कर लें, अब की बार बड़े मजे से होंगे, क्योंकि सीख लिए अपन ने थोड़ी चीजें, है ना। और हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। और एक स्टॉक नोटेशन बोलते हैं बेटा, वैसे डिटेल में आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, बट फिर भी यहाँ इसकी थोड़ी बहुत चर्चा है, इसीलिए लिख दिया जाता है। जैसे कोई भी मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रोमन न्यूमरल्स में उसके आगे लिख दिया जाता है। तो ये पता लग रहा है कि Sn जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या Mn4 लिख दिया आपको, Cl2 लिख दिया, तो Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस तरह से रोमन न्यूमरल्स में उसके आगे लिख दिया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। पूछा नहीं जाएगा कि इसे क्या कहा जाता है, हमें सिर्फ समझ लेना है कि आगे ब्रैकेट में जो लिखा है वो क्या है, उसका चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर है, और ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि किसके लिए है, मेटल एटम के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बैलेंसिंग के तो कर लिए अपन ने क्वेश्चंस लगभग, है ना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोल्स ऑफ फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्जेलेट आयन, फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्जेलेट आयन ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 mole of 1 mole of MnO4 minus in completely in acidic medium, completely in acidic medium.
completely in acidic medium. हाँ 5/2 सिंपली कुछ नहीं करना, हमें जो तरीका पहले काम में लिया था वही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है। ऑक्सलेट आयन दैट इज C2O4-2 प्लस MnO4 माइनस। और हमें पता है ऑक्सलेट आयन का, ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी क्या है 2, क्योंकि ये CO2 में बदलता है और 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इसका वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में क्या होता है 5, और नंबर ऑफ मोल इसके कितने हैं 1, और इसके नंबर ऑफ मोल हमें पता लगाना है x। इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब 2x शुड बी इक्वल टू 5। number of gram equivalents of C2O4-2 should be equal to number of gram equivalents of MnO4 minus according to law of chemical equivalence। x is equal to 5/2 कितना आ जाएगा 2.5। मतलब हमें कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, 2.5 मोल्स रिक्वायर्ड है। समझ में आ गई क्या बात? फाइंड मोल्स ऑफ MnO4 minus required to oxidize 1 mole of FeC2O4 completely in acidic medium, in acidic medium। हम्म 5 एसिडिक मीडियम है ना, तो MnO4 माइनस और FeC2O4 फेरस ऑक्सैलेट वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 3, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, इसका वैलेंसी फैक्टर 5, नंबर ऑफ मोल कितने हैं x, मतलब 5x शुड बी इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/5 दैट इज 0.6 आ जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, जब तक स्ट्रांगली अल्कलाइन नहीं बोला जाए हमें क्या मानना है, वीकली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम। अगर स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा तो स्ट्रांगली अल्कलाइन स्पेसिफाइड होगा, सिंपली अल्कलाइन लिखा है इसका मतलब क्या लेना है, वीकली अल्कलाइन लेना है। क्वेश्चन लिखो, ये समझ में आ गए क्या दोनों? सिंपली क्या करना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है जैसा एसिड बेस में हमने लगाया था, और वो पता लग जाएगा इससे, इस क्वेश्चन से कितने लोगों का आंसर आता है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 reduced by 1 mole of Sn+2 ion, reduced by 1 mole of Sn+2 ion। Sn+2 मूव करता है किसमें, Sn+4 में जब ऑक्सीडाइज होता है।
1/3 1/3 करो तो फिर K2CR2O7 का वैलेंसी फैक्टर कितना बताया था 6 और SN का वैलेंसी फैक्टर दिख रहा है 2 है, उसका मूल x मान लेंगे, इसका मूल हमें 1 गिवन है, तो उधर क्या करना है 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/6 दैट इज 1/3। कितने लोगों का आंसर आया 1/3? ठीक है, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? K2CR2O7 प्लस SN+2 और इसमें पता है वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसमें वैलेंसी फैक्टर कितना है 6, नंबर ऑफ मोल x, नंबर ऑफ मोल 1, तो 6x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस reduced by 1 mole of Ki in alkaline medium। सोच समझ के। जो भी रिक्वायर्ड डेटा है इसके अंदर वो आपको बताया जा चुका है। एक तो तुम ऐसे बताते हो आंसर जैसे पूछ रहे हो, गलत है। हाँ तो ले लो। अरे I-IO3 में जाएगा 6 आएगा वैलेंसी फैक्टर, लिखवाया नहीं है उसमें? देखो उसमें लिख रहा हुआ एसिडिक मीडियम में I- से I2 और बेसिक मीडियम में I- से IO3, वैलेंसी फैक्टर विल बी 6 और इधर वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 3। बस फिर निकालो आंसर। क्या लिखा है? I2 का लिखवाया क्या या I- का? I2 का लिखवाया ना, I- का लिख लो कि IO3- में कन्वर्ट होता है। I- है ना हमारे पास, I-, I- कन्वर्ट्स इनटू IO3-, अगर नहीं लिखा है तो ये लिख लेना, I- कन्वर्ट्स इनटू IO3-, अगर यहाँ I- है तो आप इसको ऐसे याद रख लेंगे बेटा। कई बार आपको क्या दिया हुआ रहता है, MnO2 दिया हुआ रहता है ना, और बोला जाता है एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी पहुंच जाती है +2, तो ये भी +2 में जा रहा है, और MnO4- है तो ये भी किस में जाएगा +2 में जाएगा। अब आयोडीन की बात करें तो आयोडीन I2 हो या I- हो, ऐसे अगर एसिडिक मीडियम है तब तो कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा, I2 से I- बदल जाएगा। लेकिन अगर बेसिक मीडियम है तो I2 भी किस में जा रहा है IU3- में, और ये भी किस में जाएगा IU3- में। हमारे पास अभी क्या है I-, -1 से किस में जाएगा +5 में। तो जैसे ये कन्वर्ट होता है वैसे ये कन्वर्ट होगा। तो यहां पर लिखेंगे MnO4- और इधर क्या है I-। बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर आता है 3, इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 6, इसका 1 मोल है नंबर ऑफ मोल 1 और इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं x, तो यहां से क्या मिलेगा 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 2 मोल रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है।
अच्छा एक रिएक्शन लिखो, इसको बैलेंस करके दिखाओ। K2Cr2O7 plus HCl gives KCl CrCl3। ऐसे ही कर रहे हैं बेटा अपन प्रैक्टिस के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे नहीं जाते हैं। तो अगर ये समझ में आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। इसको बैलेंस करके दिखाओ। मीडिया स्टडी के लिए ना HCl लिया हुआ है ना, अगर जरूरत पड़ती है कहीं तो। जो ऑनलाइन में पुराने कुछ बच्चे 12 तारीख से जुड़े थे, उन लोगों के कुछ एक टॉपिक्स केमिस्ट्री के, काइनेटिक्स है ना, और बायो में भी कुछ टॉपिक्स हैं, और फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो लास्ट में करवा दी जाएंगी। अभी तो जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लें, है ना। है ना। रिवीजन कर लेते हैं वो लोग। इसमें HCl का वैलेंसी फैक्टर निकाल के बता दो। बैलेंस मत करो। HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है। देखो इसका कुछ पार्ट तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, Cl माइनस ही है, और कुछ पार्ट क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। Cl माइनस से Cl माइनस में भी पहुंचा है, और Cl माइनस से Cl2 में भी गया है। गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बिना बैलेंस किए ऐसी रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर नहीं निकलता। तो ये मान के चलेंगे, इसको अपन ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। देखो इधर कितने क्रोमियम है, 2 +6 में, इधर क्रोमियम एक ही है +3 में, यहां पर 2 लगा दिया, ठीक है। क्लोरीन यहां पर कितने हैं, एक ही है -1, इधर क्या लगा दिया हमने, 0, ठीक है। अब यहाँ क्रोमियम जो है उसमें कितने का डिक्रीमेंट आ रहा है, 6 का डिक्रीमेंट आ रहा है क्या। अच्छा यहाँ पर भी 6 का करना पड़ेगा अपने को। तो क्या कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो कितने का दिख रहा है, यहाँ पर 1 का डिक्रीमेंट दिख रहा है, या 2 लगा दो मान लो। तो 2 लगा दिया, कितने का डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, 2 का। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही समझने में। अब दोनों को इक्वलाइज करना है हमें। इक्वलाइज करने के लिए वहां 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर आपको मिलेगा K2Cr2O7 प्लस 6HCl गिव्स, KCl को एज इट इज रहने दो, 2CrCl3 को एज इट इज रहने दो, और यहां पर क्या मिलेगा, 3Cl2। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अरे बोलो हो गया क्या। अब हमें क्या करने हैं, बाकी की जो स्पीशीज बची हुई है उनको बैलेंस करना है रैंडमली। कैसे, देखो क्रोमियम का तो कॉफिशिएंट बदलेगा नहीं, और ना ही इस वाले Cl2 का बदलने वाला है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। अभी तो हमने बैलेंस किया है इसको। अब बताओ इधर कितने Cl हैं, K कितने हैं, तो इधर 2 K लगा दें, और Cl कितने हो गए, इधर 2 और 6 8 और 6 14 Cl हो गए क्या। इधर कितने 6, मतलब 8 HCl और ऐड कर दो। सिंपली ये करना है अपने को। पहले तो इस मेथड से क्या कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लेंगे, और फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ HCl हम लोग ऐड कर देंगे। बताओ इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1, और इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 14। तो यहां पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1, इधर नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 14। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 6, और इसका वैलेंसी फैक्टर हमें पता लगाना है। और रिवर्स में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे। बताओ दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर होने चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 6 × 1 = 14 × x, x will be 6/14, that is equal to 3/7 will be the valency factor in this case। मैंने कहा था आप लोगों से
कि जब हम बैलेंसिंग सीख लेंगे उसके बाद में वो मेथड सीखेंगे, है ना। तो ये ऑप्शनल है, सीखना चाहते हैं अच्छी बात है। क्या करना है, पहले तो जो जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करके ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर दो, और फिर बचे हुए HCl डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कितना एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है 8 HCl हमने जोड़ दिए, और उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाकर क्या कर लेना है, वैलेंसी फैक्टर पता लगाना है। लिख लेंगे इसको और मॉड्यूल निकाल लेंगे। इसमें डाउट आ रहा है तो पूछे बेटा, या एक ऐसा क्वेश्चन और करना है तो कर ले, आप लोगों को दिया जाए, है ना। कर लेंगे ना, अभी टाइम टाइम है अपने पास। कहाँ जाना है तुम लोग को, घर पे क्या रखा है। NaMnO4 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus NaCl। इसमें HCl का वैलेंसी फैक्टर निकाल दो। है ना, ये तो अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर दिया। उधर 5 का डिक्रीमेंट और इधर 2 का इंक्रीमेंट, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, उधर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब कितने HCl और ऐड करने हैं, देखो Na बैलेंस कर दो पहले, उधर 2 Na है ना, इधर 2 Na लगेगा, और Mn बैलेंस्ड है। Cl चेक कर लेते हैं, इधर कितने हुए 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 2 16, कितने H प्लस HCl और जुड़ेंगे, 6 HCl और जुड़ जाएंगे, मतलब 16 HCl हो गए ना ये। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 5, नंबर ऑफ मोल 16, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा x, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 16 इंटू x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज इक्वल टू 5/8, दैट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl है। है ना, इसमें चाहे कैटेगरी तो डाल सकते हैं, व्हेन सम पार्ट ऑफ द सब्सटेंस gets oxidized and reduced, when some part of substance gets oxidized or reduced, when some part of substance gets oxidized or reduced, but nahi, and rest of the part involve in product formation, rest of the part involve in product formation।
ठीक है ना। हाँ मॉड्यूल निकाल लिए। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 284 है ना। करके तो लाए होंगे ना तुम लोग। हाँ बताओ 1 से 9 तक डाउट है क्या। एक्सरसाइज 1 में अप टू 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई डाउट, और 19 तक कंप्लीट है सबके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 तक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 तक, 37 और 28। कोबाल्ट है ना, तो ये वो लिगेंड नहीं है यहाँ पर, ये मेटल एटम है, CO नहीं है ये, कोबाल्ट है। NH3 का 0, H2O का 0, Cl का -1, सल्फेट का -2। टोटल करके देख लो इसमें क्या दिया है, जो 0 दिया है क्या। तो बस फिर कोबाल्ट का X मान लिया, NH3 का 0, H2O का 0, Cl का -1 और सल्फेट का -2 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू क्या आ रही है, +3 आ तो रहा है। 29, 30, 29 ग्रेफाइट एलोट्रोपिक फॉर्म में 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखा था। 30 क्लास में निकाला है अपन ने। 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। Sum of all the carbon atoms present in the compound C6H5CHO। तो बस स्ट्रक्चर बना लो ना इसका, और सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करना है। और इधर क्या, इधर बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, इधर आ ही जाएगा। ठीक है, इधर H नहीं मिलेगा अपने को, और इधर और एक इधर, तो इधर हमने H लगा दिया, H H H और इधर भी H। तो कितना हो गया, C6H5CHO। इस वाले कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 0। इधर कितना मिलेगा, -1, ये +1 है तो इधर -1, +1 -1, इधर -1 +1 -1 +1, इधर -1, इस पे +1। इस वाले कार्बन की बात करें, इधर से तो 0, इधर -2, इधर +2, इधर +1, इधर -1। तो सभी कार्बन का, इस सबसे ऊपर वाले कार्बन का कितना है, +2 और -1, कितना आ रहा है, +1। इस वाले कार्बन का -1, इस वाले कार्बन का -1, फिर -1, फिर इसका, ये क्या लिख दिया अपन ने, +1 -1 है ना। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये क्या है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन के लिए कितना आ रहा है, -5 मिल रहा है, एक कार्बन का +1 मिल रहा है और एक कार्बन का 0, टोटल कितना आ रहा है, -4। क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 में बेटा कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करके देख लें। एक ए पे क्या चार्ज है, -N2, और x इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको, तो नया चार्ज क्या हो गया, -N1। तो बताओ, जैसे ए पे -2 चार्ज था और 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो ए पे चार्ज कितना आएगा, -3। मतलब माइनस कॉमन रख लें तो ये क्या बोलेंगे, N2 प्लस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी है अपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -N3, N1 है क्या, सॉरी। तो ये क्या बोल रहा है इसमें, जो x की वैल्यू किसके बराबर है, ये x बोल दें इसको, x इलेक्ट्रॉन्स, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, दोनों नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। अरे भाई नेगेटिव को छोड़ दें तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है ना इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर,
तो -2 था, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, क्या हो गया -3, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा -4। तो माइनस को अलग अलग रख दें तो इस पे जो भी वैल्यू है उसमें x जोड़ने पर ये वैल्यू बढ़ जाती है। तो माइनस हमने कॉमन कर दिया बाहर, और कैंसल आउट करके जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा n1 माइनस n2। 55, 56 फेरस ऑक्सलेट अब तो हो गया होगा। 57 हो जाएगा ये तो कर ही लिया अपन ने। 58 हो गया क्या। 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू 1 मोल HNO3। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है क्या, तो उसको अगर 4 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिए तो +1 में आ जाएगा क्या टोटल। तो आप चेक कर ले बेटा, चारों में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +1 किस में आ रहा है, हाफ मोल N2 में, तो टोटल क्या आएगा 0। अरे N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो हाफ मोल का क्या आएगा 0। और N2O के 1 मोल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, N2O के 1 मोल में टोटल +2 नहीं, O का -2, तो 2 नाइट्रोजन का +2, और 2 नाइट्रोजन है ना उसमें, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर N2O का, N2O में नाइट्रोजन का +2 और हाफ मोल में +1, और 1 मोल NO2 में नाइट्रोजन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +4, वो नहीं हो सकता, और 1 मोल NH3 में -3, कौन सा आ जाएगा सेकंड। हाफ मोल N2O मतलब N के कितने मोल हो गए 1 मोल, और N के 1 मोल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1। नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61 बैलेंस करना है। 61 में H प्लस और H2 हटा देंगे अपन, और फिर बैलेंस कर देंगे अपने तरीके से। 62 ये कर लिया अपन ने। 63, 64, 64 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स चेंज, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा हो। तो H2S में तो बदल रहा है, -2 से 0 में जा रहा है, सल्फर +4 से 0 में जा रहा है। BaO में +2, -2, और उधर किस में चला जाएगा, BaO2 पेरोक्साइड होता है ना, तो +2 में ही जा रहा है। तो ऑक्सीजन में चेंज आ रहा है क्या, ऑक्सीजन में चेंज आ रहा है। और थर्ड वाला देखें BaO2, BaO2 पेरोक्साइड में Ba+2 था, राइट हैंड साइड में भी +2 में गया। ऑक्सीजन जो था पेरोक्साइड वो वापस से पेरोक्साइड में मिल रहा है H2O2 में, तो थर्ड वाले में कोई रेडॉक्स चेंज नहीं है, थर्ड वाला दिस रिएक्शन है। 65 बैलेंस कर लेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन दे दिया क्या तुमको, और क्या बोल रहा है, क्लोरीन का क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है, 0 से -1, 0 से +7। क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68, 69, 69 में बेटा जो HCuCl2 है, इसको H प्लस और CuCl2 माइनस में तोड़ लेंगे हम लोग। तो कॉपर किस में, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 69 में थर्ड में कॉपर +1 में है, तो +1 से किस में गया 0 में, और +1 से +2 में चला गया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 70, X2H4 जो दिया हुआ है, लिबरेट द न्यू कंपाउंड X शोज ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। तो एटम तो उतने ही रहेंगे क्या बेटा, X2H4 जो है वो कन्वर्ट होगा 2X बनाएगा। X2H4 में हाइड्रोजन का +1 है, तो X का -2 है क्या, और ये -1/2 शो करेगा। तो बताओ इधर टोटल कितना है X का -4, इधर टोटल कितना आ रहा है -1। -4 से -1 में कब जाएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 करे हैं ना तुम लोगों ने, 78, 79, 80, 81, 81 को भी बैलेंस करना है हमें। 82 अगेन बैलेंसिंग, 83, 84, 85, 86 वाला क्लास में किया अपन ने, 87, 88, 89 और 90, है ना। 2 भी कर लेते हैं, जो फिर ऐसा रहेगा कि आपने फिर कहोगे एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करके गए। ये एक्सरसाइज 2 में
है ना, 8 ही कर लेते हैं। सेकंड जो है बेटा ये उसमें आएगा आपको अगेन अभी थोड़े दिनों में, बी ब्लॉक में, गर्म पानी से रिएक्शन, ठंडे पानी से रिएक्शन, स्टीम से रिएक्शन, है ना। और नंबर 5, हाँ 5 बढ़िया क्वेश्चन है, तुमने पूछ लिया, ये नहीं होता बाकी के हो जाएंगे तुमसे। 5 नंबर देख लो बेटा, सभी लोग ऑनलाइन वाले भी देख लो। देखो 5 नंबर में आपको दिया हुआ है KMnO4 का एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर तो 5 ले लेंगे, और इसके साथ में चारों में से कोई भी स्पीशीज काम में ली जा सकती है। बोलो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से पहले। Assuming complete ionization, same moles of which of the following compounds will require least amount of acidified KMnO4 for complete oxidation? मतलब इसके सेम मोल्स, सेम मोल मतलब 1 मोल मान लें सबका, वैलेंसी फैक्टर से होगा। इसके नंबर ऑफ मोल मान ले हम लोग x, है ना, और इसके लिए वैलेंसी फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे चारों को रख के, और नंबर ऑफ मोल कितने, 1। बोलो हमें कौन सी वैल्यू मिनिमम चाहिए, x की वैल्यू मिनिमम चाहिए, x की वैल्यू मिनिमम चाहिए। अच्छा इधर वैलेंसी फैक्टर को क्या मान लेते हैं हम लोग, n। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए, तो इधर क्या होगा 5x, इधर क्या होगा n इंटू 1, x की वैल्यू क्या आएगी n डिवाइडेड बाय 5। बताओ x मिनिमम कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। n की वैल्यू मिनिमम मतलब इन चारों में जिसका वैलेंसी फैक्टर सबसे कम आएगा उसके लिए x की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी रिक्वायर्ड। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप चेक करें चारों में वैलेंसी फैक्टर मिनिमम किसका आ रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है FeC2O4, इसके लिए तो वैलेंसी फैक्टर 3 होता है जानते हैं। FeNO2 होल ट्वाइस, अब इसमें ध्यान दें Fe जो है वो +2 में, NO2 -2, है ना। अब इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे, नाइट्रोजन का अगर x मान लें तो 2x, और 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ जाएगा, +3 आएगा क्या? तो नाइट्रोजन किस में, +3 में, तो Fe जाएगा +3 में और नाइट्रोजन जाएगा +5 में, मैक्सिमम ऑक्सीडाइज होगा कंप्लीटली। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, 1 इलेक्ट्रॉन तो Fe ने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 नाइट्रोजन दे रहा है, कितने नाइट्रोजन है 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए 5, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना आएगा 5। तीसरे वाले की बात कर लें, तीसरा कौन सा है, FeSO4, ये तो सीधा है बेचारा, FeSO4 किस में जाएगा, Fe+3 में, और SO4 -2 तो ऑलरेडी इसी में, ये +6 में है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 1, आंसर मिल गया अपने को। और FeSO3 में निकाल लेंगे, उसमें भी कितना आएगा, उसमें 3 आएगा। FeSO3 में Fe+2 और SO3 को पूरा -2, मतलब सल्फर किसमें, +4 में, तो ये किसमें चला जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देना है आपको, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना है, तो ये किसमें चला जाएगा, SO4 -2 +6 में। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो दिया आयरन ने और 2 इलेक्ट्रॉन दिए सल्फर ने, इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना आएगा 3, इसका 1, इसका कितना आ रहा है 5, और इसका कितना आ रहा है 3। तो कौन सा चाहिए होगा फिर हमें, मिनिमम, मतलब FeSO4। फिर दोबारा सीखेंगे, दोबारा सीखें यहां पर। KMnO4 हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा है KMnO4 का मिनिमम अमाउंट हमें चाहिए होगा, ठीक है। किस लिए चाहिए मिनिमम अमाउंट, इसको पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करने के लिए, है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू चारों रख लेंगे हम, एक एक बार n की वैल्यू पता लगती चली जाएंगी, तो n की जो भी वैल्यू आएगी हमने n मान लिया वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल, सेम नंबर ऑफ मोल बोला है क्या, 1 मान लिया हमने। इसके लिए वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 आएगा ही, और मान लो इसके नंबर ऑफ मोल कितने रिक्वायर्ड है x, दोनों के लिए वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल, वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। यहां से जब x निकालेंगे क्या मिलेगा, n/5। x क्या है, रिक्वायर्ड मोल, ये मिनिमम होने चाहिए, वो कब होंगे, जब n की वैल्यू मिनिमम होगी। n क्या है यहां पर, वैलेंसी फैक्टर, चारों का वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फेरस ऑक्जेलेट दिया है क्या, बोलो
फेरस ऑक्जेलेट का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? 3 होता है पहले वाले के लिए वैलेंसी फैक्टर। और तीसरा वाला कौन सा दिया हुआ है? FeSO4, उसका वैलेंसी फैक्टर 1 आएगा, कोई दिक्कत इन दोनों में। फिर दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ था हमें? FeNO2 होल ट्वाइस, आयरन +2 में है और नाइट्रोजन +3 में है। आयरन +3 में जाएगा, नाइट्रोजन +5 में जाएगा। एक आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। कितने नाइट्रोजन है? 2। 2 नाइट्रोजन है, कितने देंगे? 4। 4 इसने दिए और 1 इसने। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 5। और चौथे नंबर पे क्या लिया हुआ है अपन ने? FeSO3, Fe+2 में, सल्फर +4 में। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएंगे, +3, और सल्फर किस में जाएगा? +6 में। एक Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 3। बताओ, n की वैल्यूज 4 तरह की है हमारे पास, रख के देख लो बेटा एक बार। वन पहले ऑप्शन में क्या मिलेगा? 3/5। दूसरे ऑप्शन में क्या मिलेगा? 5/5। तीसरे ऑप्शन में क्या मिलेगा? 1/5। और चौथे में क्या मिलेगा? 3/5। एक्स की वैल्यू मिनिमम चाहिए, मिनिमम क्या होती है? 1/5। ठीक है बात। चलो सॉल्व करना इनको, डाउट आते हैं तो फिर पूछना मुझसे, है ना। प्रॉब्लम काउंटर पे पूछ लेना या LN+ पे पूछ लेना। और वैसे इनके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आप लोगों को, उनसे मदद मिल जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुझसे पूछ लेना तुम लोग, ठीक है ना। मिल जाएंगे बेटा, कहाँ जाएंगे, यही है, कहाँ पे। ठीक है ना, कंप्लीट कर लेना है इनको। वैसे आने चाहिए नहीं डाउट, और आएंगे तो फिर पूछ लेना तुम लोग। एक्सरसाइज 3rd में तो बचे। हाँ तो पूछ लेना है इसको, है ना। और टाइम काफी हो गया है वैसे। नहीं, गाना नहीं गाएंगे, पढ़ाई करना बेटा, है ना। मजे में मत आना। पूरी मेहनत करी अपन ने साल भर, तो और बचे हुए टाइम में अच्छे से मेहनत करेंगे और बढ़िया से सक्सेसफुल बनेंगे। 3 चीजें ध्यान रखना। एक तो मेहनत करनी है अपने को, है ना, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये मान के चलना, है ना। दूसरा, कभी परेशान नहीं करना मम्मी पापा को, है ना। और तीसरा, हमेशा प्लान बी के लिए रेडी रहें। प्लान बी का मतलब क्या होता है? देखो, हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम सक्सेसफुल हों, रिजल्ट्स वैसे ही आए जैसा कि हमने सोचा है, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आए। बट हम भी जानते हैं बेटा, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख लोग एग्जाम देते हैं। क्या पढ़ाई नहीं करते? क्या लोग करते हैं ना, लेकिन उनमें से सिलेक्शन या मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिलनी है। तो बाकी के लोग क्या मजे थोड़ी कर रहे हैं? वो भी पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लान बी के लिए रेडी रहें, स्विच करने के लिए रेडी रहें, चेंजेस के लिए। कहते हैं ना बेटा, अपन सोचते थे छोटे थे और लोग कहते हैं बदलाव जरूरी है ना, चेंज बहुत जरूरी है लाइफ में। और हम सोचते थे क्या चेंज जरूरी है, क्या मतलब इस लाइन का। इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं, चेंज जरूरी है। मेंटली हम लोग अगर प्रिपेयर्ड रहें चेंजेस के लिए तो बहुत परेशानी नहीं आती है ना। जैसे मैं अगर मेंटली प्रिपेयर्ड रहूं कि मेरी कार अगर पंचर हो जाती है और मुझे ऑटो में जाना रहेगा तो जाना रहेगा, और हो सकता है मुझे ऑटो अवेलेबल नहीं रहे तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं। लेकिन अगर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं कि मैं इन दोनों बाकी के दोनों टास्क के लिए प्रिपेयर्ड हूं या नहीं, ये सोचा ही नहीं है मैंने, तो हो सकता है कि मैं वहां पर खड़ा होकर परेशान होता रहूं कि अब क्या किया जाए। या हो सकता है कि अगर मैंने पहले से सोचा हुआ है कि यहाँ पैदल जाना पड़ सकता है, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, तो जा सकते हैं हम लोग। बिल्कुल वैसे ही प्लान बी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इन केस खुदा न खास्ता हम लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो फिर हमें प्लान बी के लिए रेडी रहना है, हमें मान के चलना है कि हो सकता है कि दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए ज्यादा बेस्ट नहीं है, हो सकता है इससे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आगे वेट कर रही है। तो हमें क्विकली डिसीजन लेना है इस ऐसी चीजों पे कि हाँ, मतलब ठीक है, मैंने पूरी मेहनत की अपनी तरफ से, मैंने पूरा 100% दिया, और अगर फिर भी इफ इन केस आई एम नॉट सक्सेसफुल तो हो सकता है कि मैं किसी और चीज के लिए बेटर हूं, है ना। क्योंकि ये 12th क्लास के लेवल पे या 12th पास करने के बाद एक कंपटीशन जो है, ये डिसाइड नहीं करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है ना। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों में
जो टैलेंट है वो हमें कम उम्र में दिखाई देने लगता है, कुछ लोगों में ज्यादा उम्र में दिखाई देने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि 12वीं के बाद का कोई XYZ कंपटीशन एग्जाम हमने दिया और उसमें अगर मैं एक रैंक हासिल नहीं कर पाई या उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई तो इसका मतलब मैं किसी काम की नहीं हूं या मैं किसी काम का नहीं हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता हमारे अंदर एबिलिटी क्या है, क्योंकि काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो उन्होंने कम उम्र में कुछ नहीं किया है, लेकिन अलग अलग एज ग्रुप्स पे, अलग अलग एजेस पे लोगों ने अपने अपने टैलेंट दिखाए और ऐसे दिखाए हैं कि जो लोग बचपन में टैलेंट दिखाते थे वो लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, है ना। तो KFC का एग्जाम्पल जो है वो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। 60 साल की उम्र तक वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे अपनी रेसिपी का, और पहला जो आउटलेट उन्होंने डाला था वो 60 की एज में डाला था, 60 साल की उम्र में, और उसके बाद आप जानती हैं KFC का नाम कितना है। तो क्या अगर वो बचपन में कोई कंपटीशन एग्जाम दे लिए होते, 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में सोच लिए होते कि मैं किसी लायक नहीं हूं, तो क्या वो एक इस तरह का ब्रेक थ्रू कर सकते थे उस एज में? नहीं कर सकते। तो ठीक है, एक कोशिश है हमारी और पूरी ईमानदारी से कोशिश है कि पूरा 100% एफर्ट देके हम लोग तैयारी करेंगे। सिलेक्शन होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो देयर आर मैनी मच ऑप्शंस, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना। दिक्कत क्या होती है, हम लोग काफी सारे ख्वाब सजा के रखते हैं कि हाँ बस सिलेक्शन तो होना ही है और उसके बाद मुझे ऐसा करना है, उसके बाद मुझे ऐसा करना है। थोड़ी सी प्लानिंग दूसरी भी रखें, उसमें बुराई नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि पहले से हमने हार मान ली, नहीं। इट इज अ बैकअप ऑप्शन। बैकअप ऑप्शन प्लान बी को बोला जाता है, तो एटलीस्ट हमारे पास बैकअप ऑप्शन रहे। कई बार हम लोग कुछ फॉर्म्स ही नहीं भरते कि जाना है तो बस मेडिकल कॉलेज में MBBS करना है वरना बस कुछ नहीं स्वीकार है। अरे ठीक है, मानते हैं जुनून रखना है अपने को, लेकिन इन केस अगर चीजें फेवरेबल नहीं होती हैं, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो उस केस के लिए फिर हम लोग हम क्या बोलते हैं उसको, डिजास्टर कंट्रोल ऐसा कुछ है ना। तो हाँ, तो प्लानिंग उसके लिए होनी चाहिए कि हाँ अब मुझे क्या करना है, और ठीक है। और उसमें कोई बुराई नहीं बेटा, हो सकता है आगे की एजेस में ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन एग्जाम्स दें, तब धमाका करें, तब बताएं कि हम क्या चीज है ना। तो इसीलिए चिंता करने वाली बात नहीं है, दोनों चीजों के लिए रेडी रखें। बस ये ध्यान रखें कि हाँ एक कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, पूरी मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है, और अगर नहीं होता है तो इट इज नॉट इन माई डेस्टिनी, दैट्स इट। रिग्रेट तो तब होता है ना जब हमारे पास टाइम है, पढ़ाई नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, घूमते फिर रहे हैं इधर उधर, तब तो फिर रिग्रेट करते रहो बेटा। तब तो हमें खुद पता है कि हमारा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ। लेकिन अगर अपन ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ हम अपने अकॉर्डिंग जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना दे रहे हैं, तो फिर कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन रिजल्ट्स भी अगर डिजायर्ड नहीं आते तो फिर हमारी गलती नहीं है, तो फिर वो डेस्टिनी वाली गलती है, और फिर हमारे लिए कुछ और लिखा हुआ है आगे, वहां मूव करेंगे हम लोग। तो ये ध्यान रखें हमेशा, और मस्त रहें, खुश रहें, बढ़िया अच्छे इंसान बने। ठीक है ना। थैंक यू।